बच्चों वॉइस क्लियर है? यस सर, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। किसी के पास कोई डाउट है? क्यों बच्चों, कोई डाउट है? नो कंफ्यूजन? अरे हाँ ना में कुछ तो जवाब दे दो भाई। नहीं सर। अच्छा, ठीक है। अच्छा बच्चों, कल हम डी एंड एफ ब्लॉक में कुछ कुछ चीजें पढ़ रहे थे। और नमस्ते बेटा, नमस्ते। और डी एंड एफ ब्लॉक में जो चीज हमने सबसे ज्यादा मतलब सबसे लास्ट में देखी थी, वो आई थिंक कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड मैटर था। सबसे लास्ट में ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ा था। नहीं सर, मैग्नेटिक मोमेंट पढ़ाया था। अच्छा, मैग्नेटिक मोमेंट पढ़ा है, ठीक है। ठीक है, अब बच्चों मैग्नेटिक मोमेंट के बाद अगर किसी एलिमेंट के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो क्या वो कलर्ड होगा या नहीं होगा? होगा सर। होगा, वेरी गुड रंजीत। अगर किसी के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तब क्या वो कलर्ड होगा या नहीं? नहीं होगा। नहीं होगा। बच्चों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो कलर्ड होने की गारंटी है, लेकिन अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, बच्चों मेरी बात दोबारा ध्यान से सुनना, अगर किसी एलिमेंट के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तब तो उसके कलर्ड होने की गारंटी है, लेकिन अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तब उसके कलरलेस होने की गारंटी नहीं है, वो कलर्ड भी हो सकता है। बच्चों एलिमेंटल स्टेट में तो नहीं रहेगा, किसी कंपाउंड में फॉर्म करेगा। कंपाउंड में अगर किसी एलिमेंट के पास, खासतौर से डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात कर रहा हूं, डी की बात भी आएगी, पी ब्लॉक एलिमेंट भी आ जाएंगे। अगर कोई एलिमेंट ऐसा है जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तब वो कलरलेस तो होगा, लेकिन हमेशा कलरलेस होगा ये नहीं कहा जा सकता। बच्चों ध्यान से समझना, कलरलेस होना चाहिए, कलरलेस होना चाहिए। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो कलरलेस होना चाहिए, लेकिन हमेशा वो कलरलेस होगा इस बात की कोई गारंटी नहीं है। कंपाउंड कलरलेस भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल बच्चों मैं तुम्हारे सामने रखता हूं, Ag2S। बच्चों आप लोगों ने देखा है या नहीं? Ag2S आप लोगों ने देखा है या नहीं? सर नहीं देखा? देखा सर। कहां देखा है रंजीत? 2 साल से तो क्या? ज्वेलरी बन। ज्वेलरी में? ज्वेलरी में कहां होता है भाई? हाँ रंजीत, दैट पता इज सिल्वर करोजन। सर आपने कल बताया था कि OSO4 जो प्लस से ऑक्सीजन स्टेट शो करता है। हाँ बेटा। हाँ, उसके उसके साथ उसके ऊपर जो RU है ना सर, वो भी शो करता है क्या? हाँ बच्चे, शो करता है कुछ जगह। तो एलिमेंट्स हो गए प्लस सेट ऑक्सीजन स्टेट वाले। क्या बच्चे? सर मैंने तो तो हमारे पूरे। मैंने एक एग्जाम्पल लिया था कि कोई एलिमेंट हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी शो कर सकता है, तो +8 तक शो कर सकता है। तो सर बस यही 2 एलिमेंट है और भी है? और भी हो सकते हैं बच्चे, इतना हम रिसर्च नहीं करते हैं। डिटेक्टर्स बच्चे, ये क्या है? डिटेक्टर 90 सोलर कोटिंग में। हाँ बच्चे, सोलर कोटिंग्स में। बच्चे इतनी गहराई में नहीं होता ना, फिजिक्स में नहीं जा रहे हैं हम केमिस्ट्री में ही रहते हैं। ठीक है। Ag2S बच्चों, आपने घर में मम्मी के पास सिल्वर के, गोल्ड के और सिल्वर के ऑर्नामेंट देखे होंगे। तो जो सिल्वर के ऑर्नामेंट है जब वो नए होते हैं तब वो बिल्कुल शाइनी व्हाइट होते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद डल हो जाते हैं। डल किसकी वजह से होते हैं? कि सिल्वर के ऊपर Ag2S का कोटिंग बन जाता है, कोरोजन हो जाता है। और इसका कलर कैसा होता है? ब्लैक। अच्छा, जो आपने एक और कंपाउंड पढ़ा होगा, PbCl2। पढ़ा है या नहीं? पता नहीं। बच्चों ये येलो कलर का होता है। ये कहाँ मिलता है? ये मिलता नहीं है, पढ़ा है, मैंने कहा है, देखा नहीं है की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अब मैं पढ़ा है की बात कर रहा हूं।
PbCl2 पी ब्लॉक में जब हम पहुंचते हैं तो वहां पर PbCl2 का कलर हमें क्या मिलता है, येलो कलर मिलता है। अब बच्चों इसके अलावा मैं 2-3 कंपाउंड और ले रहा हूं, AgCl, AgBr और AgI। हमें बच्चों 3 पाउडर दिए गए हैं, 3 पाउडर दे दिए, एक AgCl, दूसरा पाउडर AgBr, तीसरा पाउडर AgI। कौन सा पाउडर AgCl होगा, कौन सा AgBr होगा, कौन सा AgI होगा, क्या हम देखकर बता सकते हैं? ये सर उनके कलर अलग अलग होंगे। कलर अलग अलग होंगे, तो क्या कलर डिफरेंस होगा? AgCl कलरलेस होगा। बिल्कुल कलरलेस होगा, व्हाइट होगा। ठीक है। AgBr सर AgBr शायद येलो होता है। पेल येलो हो गया। एंड AgI? सर पर्पल ब्लू जैसा होता है शायद। नहीं नहीं नहीं, ओके सर, येलो। हल्का पीला होगा, ये डार्क पीला होगा। मतलब जिस जी सर। कलर से मैंने ये बनाया है ना, AgI लिखा है, सेम कलर होगा AgI का। ओके ओके सर। ठीक है। अब यहां तीनों ही केस में Ag+1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। +1 ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब है क्रिप्टन कोर 4d10 5s0 कॉन्फ़िगरेशन होगा सिल्वर का, Ag+ का। जी सर। डी में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कैसे हैं अभी? पेयर्ड। और ये कलर्ड कैसा दिखाई दे रहा है? येलो। येलो। एक और एग्जाम्पल लेता हूं, एक एग्जाम्पल तो ये हो गया, एग्जाम्पल 1। दूसरा एग्जाम्पल 2, MnO4-, Mn की ऑक्सीडेशन है +7, तो Mn+7 ऑक्सीडेशन स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन शो करेगा केवल आर्गन कोर। जी सर। यस सर। 3d0 4s0, यही होगा। यस सर। यस सर। लेकिन ये भी कैसा होता है? पिंक कलर देता है ना शायद ये। बेबी एक्वस, एक्वस जो होता है वो पिंक पर्पल कलर का होता है, और जो जी सर। पाउडर होता है इसका सॉलिड जो होता है वो वॉयलेट कलर का होता है। सर यही तो होता है उसमें टाइट्रेशन में। हाँ बच्चे, वॉयलेट सॉलिड, सर शाइनी इसमें वॉयलेट ब्लैक होता है बच्चों ये। सर इसमें जो कलर आता है वो इलेक्ट्रॉन जो ट्रेवल करते हैं उसमें, उसकी वजह से होता है ना। इलेक्ट्रॉन कहाँ ट्रेवल कर रहे हैं बच्चे? सर एक्वस मीडियम में। एक्वा सॉल्यूशन में इलेक्ट्रॉन जो मूव टहलते हैं उसकी वजह से होता है। जी सर। नहीं बच्चे, सॉल्यूशन में क्या लिक्विड फेज में इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? मतलब एक्वस मीडियम में पानी में इलेक्ट्रॉन होते हैं? नहीं सर, एटम ले लेते हैं। एटम के पास ही रहेगा इलेक्ट्रॉन, तो पानी में नहीं रहेगा ना। सर हाँ। तीसरा एग्जाम्पल 3, Cr2O7 2-, क्रोमियम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और Cr+6 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, तब इसका कॉन्फ़िगरेशन भी केवल आर्गन कोर रह जाता है 3d0 4s0। लेकिन ये Cr2O7 का कलर कैसा होता है? ऑरेंज। अब बच्चों इतने सारे एग्जाम्पल हमारे सामने आ गए, कौन कौन से देख रहे हैं हम? 1 2 और 3। तीनों एग्जाम्पल में किसी जो मेटल एटम है, मेटल आयन है, उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है क्या? नो सर। नो सर। लेकिन फिर भी ये कलर्ड है, फिर भी कलर्ड है ना कंपाउंड इनके। जी सर। अच्छा, तो क्या सर मैंने तो पिंक पढ़ा है। हाँ बच्चे, जब ये वायलेट होता है ना, ये वायलेट जो है, जब इसको सॉल्ट को डिसॉल्व करते हैं, KMnO4 को डिसॉल्व करते हैं, तब ये डाइल्यूट होने पर ये पिंक और पर्पल कलर देता है।
देवांशु, ये पिंक और पर्पल कलर एक्वस फेज में देता है, सॉलिड फेज में वॉयलेट शाइनी ब्लैक होता है, शाइनी वॉयलेट ब्लैक टाइप का होता है। आप लोगों ने इसका सॉलिड नहीं देखा है, KMnO4 सॉलिड नहीं देखा है, इसलिए आपको पिंक पता है। जी सर। बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना KMnO4। यस सर, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और बच्चों इसका ना एक और तरह से यूज करते हैं, इसका एक तरह से यूज और भी है, दैट यूज इज फॉर क्लीनिंग वुंड्स। अगर किसी के चोट लग गई है, वुंड हो गए हैं, तो वुंड्स को ट्रीट करने के लिए, वुंड को साफ करने के लिए भी एक्वस KMnO4 को यूज किया जाता है। ओके सर। ठीक है, चलो वो थोड़ा सा हम केमिस्ट्री से बाहर बायोलॉजिकल केमिस्ट्री में चले गए, मेडिसिनल केमिस्ट्री में चले गए। एनीवे, तो हमारे पास 3 मेटल आयन देखने को मिल रहे हैं, सिल्वर, मैंगनीज और क्रोमियम, जहां पर तीनों के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है लेकिन फिर भी कलर्ड है। तो मैं इसी बात को थोड़ी देर पहले क्या कह रहा था कि अगर किसी के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अगर किसी के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तब तो उसके कलर्ड होने की गारंटी है, लेकिन अगर किसी के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तब वो कलरलेस होगा। इस बात की 100% गारंटी नहीं है। नहीं है। वो कलर्ड भी हो सकता है। ठीक है जी सर। अच्छा, नॉर्मल कंडीशंस में हम उससे क्या कहेंगे, कलरलेस। उसके नॉर्मल कंडीशन में कंपाउंड कैसे होंगे, कलरलेस होंगे। कुछ स्पेसिफाइड कंडीशंस में वो कलर शो करेंगे। ठीक है, अब देखना जरा बच्चों, यहां पर भी सिल्वर आयन है, यहां भी सिल्वर आयन है, यहां भी सिल्वर आयन है, लेकिन यहां पर तो ये व्हाइट है लेकिन उधर येलो है। तो इसका मतलब कुछ स्पेसिफाइड कंडीशंस हैं जहां पर ये कलर शो कर रहे हैं। यस सर। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो कहीं भी हो कलर्ड होंगे, लेकिन अगर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं तब कलर कुछ स्पेसिफाइड कंडीशन में होगा। ठीक है, लिखना बच्चों, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स having unpaired electrons, having unpaired electrons, having unpaired electrons forms colored ion or produces colors, forms colored ions, form colored ions or produces colors of specific wavelength, of specific wavelength, color of specific wavelength। ठीक है, कोई एक स्पेसिफिक कलर शो करेंगे। क्यों स्पेसिफिक कलर शो करेंगे, देखना बच्चों, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है हमारे पास, एक मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, उसमें अलग अलग एनर्जी लेवल्स होंगे ना। यस सर। तो ये एनर्जी लेवल की अगर मैं बात करूं तो इन अलग अलग एनर्जी लेवल में कुछ इलेक्ट्रॉन यहां पर बैठे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इससे नीचे वाले सारे इलेक्ट्रॉन कैसे थे, पेयर्ड थे। यहां पर ये अनपेयर्ड है। अब अगर इस सब्सटेंस के ऊपर लाइट डाली जाएगी तब क्या देखने को मिलेगा, ये इलेक्ट्रॉन किसी हायर एनर्जी स्टेट पर जंप कर जाएगा। यस सर। अब इस जंप के लिए कुछ स्पेसिफाइड एनर्जी की लाइट लेगा ना, रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा। जी सर। तो फिर इन दोनों के डिफरेंस के बराबर की एनर्जी ये क्या कर रहा है बच्चों, डेल्टा ई एब्जॉर्ब कर लेगा। और जब इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट से लौटकर ग्राउंड स्टेट में आएगा तो सेम कलर की लाइट, सेम एनर्जी की लाइट ही एमिट करेगा। तो किसी भी एलिमेंट में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, सेम एनर्जी लेवल पर होंगे।
वहां से जो एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन होंगे वो हमेशा सेम एनर्जी लेवल पर होंगे और सेम एनर्जी डिफरेंस की बराबर की एनर्जी को एमिट करेंगे। बात समझ में आ गई बच्चों? क्लियर है नहीं? सर एक बार रिपीट कर दो। बच्चे यहां से यहां तक सपोज इसने रेड कलर की लाइट एब्जॉर्ब की, रेड कलर के रिगार्डिंग एनर्जी फोटोन एब्जॉर्ब कर लिया, तो जब एमिट करेगा तब भी तो रेड ही एमिट करेगा। जी सर। तो कैरेक्टरिस्टिक कलर तो इसी एनर्जी लेवल के डिफरेंस के बराबर का मिलेगा। यस सर। ठीक है। अच्छा, अब बच्चों एक चीज और समझना, किसी सब्सटेंस में दो तरह की चीजें हो रही हैं। एक काम तो मैंने क्या करा, यहां पर एक सॉल्यूशन रखा है, सॉल्यूशन में मैंने व्हाइट लाइट पास की, इस सॉल्यूशन में कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब होगी या नहीं इन होगी सर। ट्रांजिशन के लिए? जी सर। अच्छा, तो इसमें से जो लाइट निकल कर आएगी सपोज मैं ये कहता हूं यहां पर येलो कलर की लाइट एब्जॉर्ब हो गई, तो हमें सॉल्यूशन कैसा दिखेगा? येलो। येलो, वेरी गुड। अच्छा बच्चों, यहां व्हाइट लाइट में कितने कलर हैं? सातों। 7। विबग्योर 7 कलर्स हैं। अब जो लाइट ट्रांसमिट हो रही है, येलो तो एब्जॉर्ब हो गई ना, जी सर। तो ट्रांसमिटेड लाइट में मैं क्या कह सकता हूं? वॉयलेट, इंडिको, ब्लू, ग्रीन, येलो खाली, ऑरेंज और रेड मिलेंगे या नहीं? यस सर। तो हमें जो ट्रांसमिटेड लाइट है उसमें से एक गायब हो गई, बाकी सब मिलेंगी। जी सर। ओनली 6 मिलेंगी। अगर मैं इन 6 कलर को मिला दूं एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में, तो क्या मुझे एक नया कलर मिलेगा या नहीं? मिलेगा सर, लेकिन व्हाइट जैसा ही होगा। व्हाइट, क्यों व्हाइट जैसा होगा बच्चे? 7 कलर का कॉम्बिनेशन व्हाइट है, तो 6 कलर का कॉम्बिनेशन व्हाइट कैसे हो सकता है? हाँ सर, व्हाइट नहीं होगा मतलब। अब देखना बच्चों कौन सा कलर होगा। मैंने 7 कलर लिख दिए ना, जी सर। PIB, आई को मैंने लाइन पर लिखा है। जो कलर एब्जॉर्ब हुआ उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर हमें दिखाई देने लगेगा इस इन 6 का कॉम्बिनेशन कैसा होगा? वॉयलेट। वायलेट। अगर बाई चांस ऑरेंज, ये ब्लू एब्जॉर्ब हो जाता ऑरेंज दिखाई देता। तो ऑरेंज दिखाई देता। कौन सा? ट्रांसमिटेड लाइट। लाइट नहीं मिलेगा, सर अगर कोई इंडिगो कर लेगा अब्जॉर्ब तो फिर? इंडिगो मिलेगा तो येलोइश ऑरेंज मिलेगा। अच्छा जी सर। ठीक है, जैसे सुबह वो गोल्डन कलर होता है ना जब सूरज निकलता है, यस तो ना उसे ऑरेंज कह सकते हैं ना येलो कह सकते हैं, तो वो येलोइश ऑरेंज हो गया, गोल्डन कलर हो। ठीक है, कभी कभी हम देखेंगे ब्लू तो एब्जॉर्ब हो रहा है लेकिन वो रेडिश मिल रहा है, ऑरेंज रेड मिल रहा है, क्योंकि वो ग्रीन के आसपास का था। ठीक है, तो हमें क्या मिलते हैं ट्रांसमिटेड लाइट में? बच्चों जरा ध्यान देना, मैं किसकी बात कर रहा हूं? ट्रांसमिटेड लाइट के कलर की बात कर रहा हूं। और ट्रांसमिटेड लाइट का कलर क्या होगा? जो लाइट एब्जॉर्ब हुई है उसका कॉम्प्लीमेंट्री मिल रहा है। क्लियर है बच्चों? सर। समझ में आ गया? सर ये खाली इसी में लागू होता है कि हर जगह मतलब? हर जगह लागू होगा। व्हाइट नहीं मिलेगा, रेडिश होता है। हाँ बच्चे, वो तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर हम ये आर्टिस्टिक व्हील से डिसाइड कर रहे हैं ना। ओके सर।
दिवांशु आर्टिस्टिक व्यू से डिसाइड कर रहे हैं। अब बच्चों जरा देखो, नॉर्मली आप लोगों ने आर्ट ड्राइंग बनाते थे, कलर करते थे, जी सर। यस तो सर। उसमें अगर आपके पास वॉयलेट कलर नहीं था तो आप कुछ करते थे, कोई कलर मिलाते थे? यस सर। कौन कौन से कलर मिलाते थे? ध्यान नहीं है? सर ब्लू रेड या फिर इंडिगो रेड मिलाने में आ रहा था ब्लू। ब्लू और रेड मिला लेते थे, वॉयलेट टाइप का मिल जाता था। देखो, ब्लू और रेड के बीच में आ रहा है ना, यस सर। तो वो हम कुछ कलर मिलाकर दूसरे कलर डेवलप कर लेते थे। जी सर। ब्लू प्लस कोई कलर नहीं बच्चे, ब्लू प्लस कोई कलर नहीं है, वो एक स्पेसिफिक कलर है। समझ में आ गया बच्चों? नोट कर लो पहले। कर लिया नोट? अगर हम आमने सामने वाले कलर को मिलाएं तो फिर ब्लैक आ जाएगा। इसका जैसे रेड और ग्रीन मिला दें या ब्लू और ऑरेंज तो ब्लैक हो जाएगा। हो भी सकता है बच्चे। अब ये हम ड्राइंग की बात नहीं कर रहे हैं ना, कलर के बारे में मुझे इतनी जानकारियां नहीं है कौन से कलर ब्लैक हो जाएगा। ओके सर। ठीक है, अब ये मत कहना सर विबग्योर को सात कलर को हम मिला दे तो व्हाइट कलर आएगा। सर आता है बच्चे सर, ये आता है। आता है? जी सर। मैं तो श्योर नहीं हूँ क्योंकि वो एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में मिलाना पड़ेगा। हमने एक कार्टव्हील बनाया ना गोल सा, उसमें बराबर बराबर विथ के साथ वो कलर करते हैं ना, उसे मोटर में ला के घुमाते हैं तो व्हाइट दिखता है। दिखता व्हाइट है एक्चुअली, वो दिखता व्हाइट है। अगर फिक्स्ड प्रोपोर्शन में मिलाएंगे तब वो व्हाइट होगा या नहीं, इस बात की गारंटी नहीं है, क्योंकि वो एक हाँ बच्चे, प्रिज्म में देखा है, बिल्कुल सही बात है, प्रिज्म जैसे देख सकते हो। नोट कर लिया बच्चों? अभी कर रहे हैं। कर लो। बच्चों अगर ब्लू और रेड को मिलाकर वायलेट बनाओगे ना, तो उसे ने उस पर कांच पर लगा दो और उसमें से पास होने वाली लाइट को प्रिज्म से पास करोगे तो आपको ब्लू और रेड कलर दिखाई दे देंगे। हाँ यस सर, वो अलग अलग कर देगा दोनों को। हाँ वो अलग कर देगा। हो गया सर। लिखना बच्चों तो नेक्स्ट। सर तो उस वाले मॉलिक्यूल मतलब उस वाले की बात हुई सॉल्यूशन की जिसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा। सर रेड रेड को एब्जॉर्ब करता होगा, आई मीन टू से कलर कलर को एब्जॉर्ब करता है। बच्चे कलर कलर को एब्जॉर्ब नहीं करता, सब्सटेंस किसी स्पेसिफिक कलर को एब्जॉर्ब करता है। बच्चों अगर सीधी सी बात समझो, इस बोर्ड पर ये मैंने कलर बनाया, आपको ये कलर दिखाई दे रहा है जी सर। स्पेसिफिक? इसका अगर मैं ये कहूं कि आपको ये कलर जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, या कोई भी चीज आपके पास में कोई ऑब्जेक्ट रखा है जो ग्रीन कलर का है, तो अगर वो ग्रीन कलर क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि सर वो ग्रीन कलर को क्योंकि वो रिफ्लेक्ट ग्रीन कर रहा है, कलर बाकी एमिट सब कर रहा एब्जॉर्ब है। कर ले रहा है। बच्चे इसे थोड़ा उल्टा नहीं सोच रहे हो तुम? क्या वो 6 कलर एब्जॉर्ब कर रहा होगा क्या, या एक स्पेसिफिक कलर एब्जॉर्ब कर रहा होगा? बच्चे कोई सब्सटेंस क्या 6 कलर एब्जॉर्ब करता है, 6 कलर के रेडिएशन एब्जॉर्ब कर सकता है, या किसी स्पेसिफिक रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर सकता है? स्पेसिफिक।
स्पेसिफिक, तो कोई एक स्पेसिफिक रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया और बाकी सारे कलर जो थे वो क्या करे उसने, एमिट, एमिट करे या रिफ्लेक्ट कर दिए, रिफ्लेक्ट, रिफ्लेक्ट, रिफ्लेक्ट कर दिए। तो आपके रेटिना पर जो कलर पहुंच रहा है वो जो कलर एब्जॉर्ब किया वो पहुंच रहा है, या बाकी के 6 कलर बचे हुए कलर रिफ्लेक्ट होकर आपकी रेटिना पर पहुंच रहे हैं, बचे हुए बचे बाकी। हुए कलर। बचे हुए कलर। और उन सभी बचे हुए कलर का कंबाइंड एक कोई कलर होगा, जी सर। वो कौन सा कलर है जो आपको दिखाई दे रहा है, ग्रीन। सपोज आपके पास में एक ऑब्जेक्ट रखा है जो ग्रीन कलर का है, तो आपको ग्रीन क्यों दिखाई दे रहा है कि वो 6 जो कलर मिलकर आपकी रेटिना तक पहुंच रहे हैं उनका कंबाइंड कलर कैसा है, ग्रीन। ग्रीन। अगर वो ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है आपको तो उसने कौन सा पार्ट एब्जॉर्ब किया था रेडिएशन, रेड कलर। रेड कलर। तो हमने रेड कलर को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, कोई एक सब्सटेंस किसी स्पेसिफिक रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रहा है, बाकी सारे कलर क्या कर रहा है, वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। रिफ्लेक्ट कर रहा है, बाकी सारे कलर रिफ्लेक्ट कर रहा है। इसका मतलब हमें जो कलर दिखाई दे रहा है वो जो पार्ट एब्जॉर्ब हुआ है उसका कॉम्प्लीमेंट्री दिखाई दे रहा है। कॉम्प्लीमेंट्री, जी सर। ठीक है दिव्यांशु, दिव्यांशु चलो, अरे बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट था, मतलब आज समझ में आया ये। अच्छा चलो कोई बात नहीं बच्चे, धीरे धीरे हम ऐसे ही कुछ कुछ नई चीजें ऐड करते जाते हैं अपने पार्ट में जब स्टडी करते हैं। नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट लिखना, कंपाउंड, कंपाउंड या हैविंग एलिमेंट, कंपाउंड हैविंग एलिमेंट having no unpaired electrons, having no unpaired electron, having no unpaired electron, generally appears colorless, generally appears colorless or white, generally appears colorless। बच्चों सॉल्यूशन में वो कलरलेस होगा, सॉलिड फेज में वो व्हाइट होगा। जैसे NaCl की बात करें तो बच्चों NaCl को पानी में डिसॉल्व करें तो सॉल्यूशन कैसा हो जाता है, कलरलेस, और सॉलिड फेज में वो व्हाइट, व्हाइट होगा। ठीक है, जनरली अपीयर्स कलरलेस और व्हाइट, मींस अगर सॉलिड है तो व्हाइट, सॉल्यूशन में है तो वो कलरलेस। जनरली अपीयर्स कलरलेस और व्हाइट। समटाइम्स, जनरली लिखवाया है बच्चों, जनरली को अंडरलाइन कर लेना, जनरली अपीयर्स कलरलेस, समटाइम्स few compounds having no unpaired electron appears colored due to charge transfer spectra, due to charge transfer spectra। ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। इसका मतलब बच्चों मैं क्या कह सकता हूं, ये AgI येलो है किसकी वजह से, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा की वजह से। MnO4 नेगेटिव कलर्ड है किसकी वजह से, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा की वजह से। Cr2O7 कलर्ड है किसकी वजह से, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। ठीक है सर, इसका मतलब क्या हुआ, ये हुआ ना कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो, मतलब इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में जो चार्ज है वो इस मॉलिक्यूल से उस मॉलिक्यूल पे जा रहा है, इस मॉलिक्यूल से उस मॉलिक्यूल पर नहीं जा रहा है, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रही है। हो सकता है मेटल अपना चार्ज सिल्वर को ट्रांसफर कर रहा हो, या हो सकता है ऑक्सीजन अपना चार्ज Mn को ट्रांसफर कर रहा हो। ओके सर। ठीक है, अगर मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करूं तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक सेंट्रल मेटल एटम और आयन होता है और कुछ लिगेंड होते हैं। जी सर। तो मेटल से लिगेंड को या लिगेंड से मेटल को चार्ज ट्रांसफर होता है। यस सर। ठीक है, तो चार्ज डिस्पर्शन हो रहा है तो उससे एक चार्ज पोलैरिटी डेवलप होती है जो कि उसके कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल है। बच्चों इसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे क्योंकि ये वाला पार्ट जो है ना आपकी स्टडी से बाहर का है। यस। क्यूरियोसिटी है तो क्लास के बाद हम 5-7 मिनट डिस्कस कर लेंगे, अदरवाइज जरूरत नहीं है उसकी। ओके सर। तो कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स समझ में आ गए बच्चों। ये कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट जो है बच्चों हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी देखेंगे। ठीक,
नेक्स्ट बच्चों कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं। हाँ बच्चों इनकी ना डी ब्लॉक एलिमेंट की एक स्पेशल प्रॉपर्टी है, दैट इज कैटालिटिक प्रॉपर्टी। ये बात हम सब जानते हैं कि जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में सबसे ज्यादा कैटलिस्ट यूज किए जाते हैं वो डी ब्लॉक एलिमेंट हो सकते हैं। आयरन हो सकता है, कोबाल्ट हो सकता है, मोलिब्डेनम हो सकता है, मैंगनीज हो सकता है, क्यूप्रस क्लोराइड हो सकता है, क्यूप्रिक क्लोराइड हो सकता है, MnO2 हो सकता है, निकेल हो सकता है, प्लेटिनम हो सकता है, पैलेडियम हो सकता है, गोल्ड हो सकता है, सिल्वर हो सकता है। तो हमारे पास जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं, उनके कंपाउंड कैटलिस्ट की तरह काम कर सकते हैं। बिल्कुल बच्चे, V2O5 भी हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि ये सारे के सारे जितने भी हमने एलिमेंट यहां देखे सारे के सारे क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट है। यस सर। बच्चे KMnO4 कैटलिस्ट नहीं है, KMnO4 रिएजेंट है, K2Cr2O7 रिएजेंट है। हम वो कैटलिस्ट की बात कर रहे हैं, कैटलिस्ट कैटलिस्ट। तो हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट एलिमेंटल स्टेट में या कंपाउंड की फॉर्म में कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं या नहीं? यस सर। क्यों क्यों ये कैटलिस्ट बन गए? किताब में पढ़कर इनके नहीं। पास डी सब सेल है ना। हाँ डी सब शेल है, बिल्कुल है बच्चे। किताब में और पढ़कर इनके पास लॉजिकली सोचो क्यों होगा ऐसा। सोच रहे हैं भाई, सर इनके पास डी है, उसमें 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो काफी ऑर्बिट इनके पास खाली भी होंगे। बिल्कुल और ये वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट भी शो करेंगे, बिल्कुल। तो सर इनके लिए आसानी हो जाती है बहुत सारे अलग अलग मॉलिक्यूल्स के साथ वो शो करना। क्या शो करना बच्चों? क्या सर? अरे सुनो, देखो कैटलिस्ट काम कैसे करता है, काइनेटिक्स में पढ़ा होगा। अगर कोई रिएक्शन इस पाथ को फॉलो कर रही है, इसके लिए एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ये होगा ना EA। जी सर। यस सर। अगर मैं कैटलिस्ट चेंज कर दूं तो मतलब कैटलिस्ट लगा दूं तो ये रिएक्शन ऐसे हो जाएगी। जी सर, पाथ में चेंज आ जाता है, पाथ में ही चेंज आ जाएगा, और पाथ चेंज होगा तो एक्टिवेशन एनर्जी चेंज होगी। EA प्राइम क्या दे रहा हूं, EA प्राइम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में है, तो उन्होंने रास्ता ही बदल दिया। रास्ता बदला ना? यस सर। रास्ता कैसे बदला? अभी तक कोई रिएक्टेंट A B के साथ रिएक्ट करके प्रोडक्ट P बना रहा था। अब हमने क्या करा, A B को रिएक्ट कराने के लिए रास्ते में डाल दिया एक कैटलिस्ट C और सेम प्रोडक्ट बना रहा है। यहां पर इस प्रोसेस में एक्टिवेशन एनर्जी EA है, यहां ये एक्टिवेशन एनर्जी EA प्राइम हो गई, और मैं क्या कह सकता हूं, EA प्राइम विल बी लेस देन EA होगा। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है जो मैंने कर्व बनाया उसका। अब ये काम कैसे कर रहा है, इसकी मैकेनिज्म अगर देखें, इस वाले पार्ट की मैकेनिज्म, तो हम क्या देखेंगे, A सबसे पहले C के साथ जुड़कर कोई एक इंटरमीडिएट बना रहा होगा I1 कह देता हूं, और I1 इंटरमीडिएट फाइनली B के साथ रिएक्ट करके फाइनल प्रोडक्ट बना दे रहा है, और कैटलिस्ट C अलग हो जा रहा है। तो क्या कर रहा है बच्चों, ये रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहा है ना। यस सर। बच्चों इसका एक एग्जाम्पल आपने और भी देखा था जब हमने लेड चैम्बर प्रोसेस देखी थी सल्फ्यूरिक एसिड के प्रिपरेशन की। तो हमने क्या देखा था, नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके पहले NO2 बना लेती है, और ये NO2 SO2 के साथ रिएक्ट करके SO2 बनाता है, और नाइट्रिक ऑक्साइड फ्री हो जाती है। तो कैटलिस्ट क्या कर रहा है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है या नहीं? कर रहा है। रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, लेकिन प्रोडक्ट में वो अपीयर नहीं हो रहा है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, वो रीजनरेट हो जा रहा है। मींस अगर ये एलिमेंट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं तो वेरिएबल वैलेंसी की वजह से अलग अलग रिएक्टेंट से जुड़ भी सकते हैं।
यस सर, ठीक है। रिएक्टेंट से जुड़ेंगे तो इंटरमीडिएट बनाएंगे जो कि अनस्टेबल होगा, और अनस्टेबल इंटरमीडिएट किसी दूसरे रिएक्टेंट से मिलकर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और कैटलिस्ट को रीजनरेट हो जाएगा। जी ठीक है। तो कैटालिटिक प्रॉपर्टी किसकी वजह से है? इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट और दूसरा डी ऑर्बिटल्स की अवेलेबिलिटी। यस सर, बिल्कुल बच्चे, आपने यही कहा था। तो कैटालिटिक प्रॉपर्टीज आर ड्यू टू वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, comma availability of d orbitals and capacity to form intermediate with the reactant molecules. These intermediates being highly reactive or unstable, being highly unstable or being highly unstable or reactive to give product by alternate path, by any alternate path, by any other alternate path with low activation energy, सर ये जो ग्राफ बनाया आपने, इससे मेरे को डाउट था, मैं क्वेश्चन लगा रहा था ना, तो एक डाउट आया था उसमें क्या बच्चे? कि सर जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है? बच्चे एक चीज सोचो जी सर। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को यहां तक पहुंचना है, यस सर, इस एनर्जी तक पहुंचना है ना। जी सर। ये जो लेवल है ये कहलाता है थ्रेशोल्ड लेवल। क्या ये लेवल वेरिएबल है या फिक्स्ड है? फिक्स्ड है। और ये वाला जो लेवल है ये रिएक्टेंट की पोटेंशियल एनर्जी का लेवल है। जी सर। क्या टेम्परेचर चेंज करने से रिएक्टेंट की पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज आएगा? यस सर, बढ़ेगी। ठीक है। तो ये इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी और ऊपर जाएगा ये, और ऊपर जाएगा। तो इनके बीच का गैप क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अच्छा, तो एक्टिवेशन एनर्जी तो हमारे किसी भी रिएक्टेंट के लिए नॉर्मल टेम्परेचर पर वही रही ना, किसी फिक्स टेम्परेचर पर। यस सर। लेकिन टेम्परेचर चेंज करने से हमने मॉलिक्यूल को ऊपर उठा दिया जबरदस्ती। यस सर। लेकिन अगर नॉर्मल टेम्परेचर पर देखेंगे तो एक्टिवेशन एनर्जी तो यही थी। यस सर। तो किसी स्पेसिफाइड टेम्परेचर पर जनरली हम क्या देखते हैं? नॉर्मल टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर पर कांस्टेंट रहने वाली है एक्टिवेशन एनर्जी। यस सर। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट है रिएक्टेंट की और थ्रेशोल्ड लेवल कांस्टेंट है, तो इनके बीच का गैप भी तो कांस्टेंट रहने वाला है। जी सर। लेकिन जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इस एनर्जी लेवल पर, इस वाले एनर्जी लेवल पर एलिमेंट की संख्या बढ़ जाएगी, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो इनके रिएक्ट करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, तो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी, रिएक्टेंट की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी और प्रोडक्ट हमारा ज्यादा बनेगा। तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हायर स्टेट में ज्यादा हो जाएंगे तो रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी, रिएक्शन तेज हो जाएगी। एक्टिवेशन एनर्जी घट गई। एक्टिवेशन रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में तो एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी घटती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन एक्टिवेशन एनर्जी घट रही है या
एलिमेंट की या कंपाउंड की एनर्जी बढ़ रही है, पोटेंशियल एनर्जी रिएक्टेंट की बन रही है पोटेंशियल बढ़ रही एनर्जी। है, तो एक्टिवेशन एनर्जी नहीं चढ़ी ना हमने। नो सर, तो सर उस क्वेश्चन में था ना कि 200 केल्विन पे एक्टिवेशन एनर्जी 0 दे रखी थी। हाँ तो एक्टिवेशन, क्योंकि मॉलिक्यूल यहां पहुंच चुके हैं। जी सर, तो सर 400 केल्विन में पूछा था, तो हमें ये की वैल्यू 0 ही रखनी है ना। हाँ बिल्कुल जीरो रखेंगे। हाँ जी सर, यही अब करके आंसर यहाँ पे आएगा। पहुंच गए, यहां से तो नीचे ही गिरेगा, फिर कुछ होना ही नहीं है। जी सर। हाँ क्या है सर, क्या है सर, प्रोडक्ट में SO2 की जगह SO3 नहीं होगा। हाँ बच्चे SO3 होगा, वो मैंने गलत लिख दिया है सर। इसका असर्शन रीजन या स्टेटमेंट अगले क्वेश्चन में नहीं हो रहे हैं, लग रहा है। इट्स करेक्ट बट इट इज नॉट। आई गॉट 1। बच्चे मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझा, क्या कहना चाह रहे हो दिव्यांशु? जो क्वेश्चन हो या तो क्वेश्चन बाद में, क्लास के बाद में डिस्कस कर लेना, शेयर कर देना। रंजीत सर प्रोडक्ट में SO2 की जगह SO3 नहीं होगा। हाँ यार वही होगा, क्यों इतना परेशान है? फीलिंग समझ यार, बातों को समझ ले, मैं जो बोल रहा हूँ उस पर भी ध्यान दे ले, केवल लिखा हुआ मत देख। ये अंडरस्टूड है, टीचर से भी गलती होती है भाई। चलो नोट कर लिया बच्चों। बच्चों ये तो एग्जाम्पल दिया, ये वाली रिएक्शन हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं पी ब्लॉक में। हो गया सर। हो गया सर, ओके बच्चों। अब बच्चों बात करते हैं एलॉय फॉर्मेशन की। डी ब्लॉक एलिमेंट बच्चों एलॉय फॉर्म करते हैं। एलॉय फॉर्म करने के लिए कुछ कंडीशन होनी चाहिए। एलॉय होते क्या है बच्चों? व्हाट आर एलॉयज? सर वो एलिमेंट्स को मिक्स करके जो बनाते हैं, जैसे हम घर में यूज करते हैं स्टील। वेरी गुड। और तो है क्या, स्टील है क्या? एलॉय तो है। एलॉय है सर, आयरन को मिलाते मेटल हैं विद मेटल और और उसके मेटल साथ। विद नॉन मेटल। तो ये होमोजीनियस मिक्सचर है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर? हेट्रोजीनियस है सर। जीनस। हेट्रोजीनियस पक्का? जी सर, मिक्सचर है। होमोजीनियस है। क्यों सर? बच्चों एक बात बताओ, गोल्ड जो ऑर्नामेंट में यूज होता है वो प्योर गोल्ड है? बिल्कुल बच्चे प्रास। या नहीं सर, हेट्रो, वो हेट्रोजीनियस एलॉय, है। एलॉय है ना? जी सर। अच्छा मिक्स्ड है। उसमें क्या क्या मिलाया जाता है? गोल्ड में, गोल्ड में बच्चों इंप्योरिटी के फॉर्म में Ag और Cu मिलाया जाता है, कॉपर। जी सर। तो अगर मैं 22 कैरेट गोल्ड लेता हूं, यही मिलता है ना 22 कैरेट गोल्ड का के ऑर्नामेंट मिलते हैं। यस सर। 22 कैरेट गोल्ड का मतलब है बच्चों 91.6% गोल्ड। बाकी क्या होगा? 9.4% कॉपर और सिल्वर। सिल्वर एंड कॉपर। ये कितना हो गया? 9.4, 8.4%। 8.4। यस सर। 8.4% हो गया। तो बच्चों अगर हम गोल्ड को किसी के पास लेकर जाएं बेचने के लिए, मेरे पास कुछ गोल्ड का ऑर्नामेंट है, मुझे पैसे की जरूरत है, जब खरीदा था पैसा खर्च किया, अब मुझे पैसे की जरूरत है, तो मैं उस गोल्ड को बेच सकता हूं? जी सर। अच्छा, अब माई चांस मेरे पास 10 ग्राम गोल्ड है, मींस 1 तोला सोना है, और उसका आज का मार्केट रेट है 55,000 पर 10 ग्राम। तो मैं अगर मेरे पास एक, सर कैरेट का मतलब क्या होता है बच्चे? प्योरिटी होता है कैरेट का मतलब। कैरेट प्योरिटी को बताता है।
24 कैरेट का मतलब होता है 100% प्योर गोल्ड। ठीक, तो मैं गोल्ड, मेरे पास जो गोल्ड का ऑर्नामेंट था 10 ग्राम का, मैं लेकर चला गया कि भाई मुझे बेचना है, तो क्या करेगा वो? 55,000 रुपए मुझे दे देगा, 10 ग्राम का रेट 55,000 है तो, या वो इसमें ये चेक करेगा कि उसमें गोल्ड एक्चुअल में कितना है, इंप्योरिटी कितनी है। यस सर। तो वो मुझे गोल्ड का रेट देगा, या मतलब सब्सटेंस का प्राइस देगा, टोटल मास का प्राइस देगा, नहीं सर, या उसमें गोल्ड जो प्रेजेंट है उसका गोल्ड का देगा। तो वो गोल्ड के लिए कैसे पता लगाएगा कि इसमें कितना % गोल्ड है? सर आप बताओ कितने कैरेट का है वो? कैसे उससे क्या, मैं तो कह रहा हूँ 100 में 23 कैरेट का है। मैं सुनार के पास गया, सुनार से कह रहा हूँ मैं 23 कैरेट का है, अब है वो 20 कैरेट का, उससे कैसे पता चलेगा? को पहचान होती है सर सोने की। यार ऐसे कोई नहीं यार, एक बात बताओ, मतलब दूध में पानी मिलाया है, दूध को पता है कितना % इसमें प्योर है? नहीं सर, वो तो आंख बंद करके मिलाता है। आंख बंद करके तो देखकर थोड़ी नहीं बता सकते ना, फिर उसे मेल्ट करेगा, टेस्ट करना पड़ेगा। तो एक तरीका तो ये कि मेल्ट करके उसमें गोल्ड अलग निकाल दिया जाए, इंप्योरिटी को अलग निकाल दिया जाए, जो गोल्ड बचा उसे वेइंग करके देख ले। जी सर। दूसरा तरीका ये है कि एक मशीन आती है कैरेटोमीटर, एक मशीन होती है कैरेटोमीटर, उस मशीन के अंदर उस गोल्डन ऑर्नामेंट को रखा, बंद किया और एक्सरेज डालकर उसमें चेक किया कि गोल्ड कितना % था, सिल्वर कितना % था, कॉपर कितना % था। जी सर। यार तो दिव्यांशु कहीं और पहुंच जाता है बच्चे, मैं तो ये कंसेप्ट समझा रहा हूं केमिस्ट्री का, तू हॉलमार्क लेके BIS स्टैंडर्ड पर पहुंच गया है, BIS हॉलमार्क लगवा रहा है तू। बच्चे मैं तेरे को कंसेप्ट समझा रहा हूं, ये एलॉय होते हैं। अब बच्चे उसमें परसेंटेज कंपोजिशन मिल रही है, तो हर जगह परसेंटेज सेम रहने वाली है। ऐसा नहीं है कि एक तरफ तो गोल्ड, अगर मैंने एक रिंग खरीदी तो इसमें इस जगह पर गोल्ड जो है वो 98% होगा और इस जगह पर 92% होगा, क्या ऐसा होगा? नो सर। पूरा का पूरा कैसा होगा? 91.6% का होगा, कहीं से भी चेक कर ले। डिस्ट्रीब्यूटेड। जी सर, तभी होमोजेनियस है क्या सर ये? इसीलिए ये क्या है, एलॉयज आर होमोजेनियस मिक्सचर। तो बच्चों लिक्विड सॉल्यूशन में टाइप ऑफ सॉल्यूशन पढ़े हैं आप लोगों ने? 9 तरह के सॉल्यूशन होते हैं, सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन गैस। यस सर, यस सर। 9 टाइप में एक था सॉलिड प्लस सॉलिड। बच्चों आपके पास अगर एनसीईआरटी है तो देखना, एनसीईआरटी में सॉल्यूशंस वाले चैप्टर में आपको टाइप ऑफ सॉल्यूशन में सॉलिड इन सॉलिड का एक एग्जांपल होगा एलॉय। जी सर। सर है कॉपर डिसॉल्विंग गोल्ड। यस सर, आ गया। तो एलॉयज आर होमोजीनियस मिक्सचर, और ये क्या है? सॉल्यूशन है, ट्रू सॉल्यूशन है। अब ये ट्रू सॉल्यूशन क्यों बन रहे हैं, इसके कारण की बात करते हैं बच्चों। अगर आपका मेडिकल में सिलेक्शन हो जाए, ऐसा मैं चाहता हूं, अभी तो अगर मगर वाली कंडीशन है ना, क्योंकि एग्जाम देना है, एग्जाम का रिजल्ट आना है, बहुत सारी प्रोसेस, लंबी प्रोसेस है। सर डी ब्लॉक के एलिमेंट्स एलॉय इसलिए बनाते हैं क्योंकि मोस्टली एलिमेंट का साइज सेम होता है। बिल्कुल सही रंजीत, बिल्कुल सही। बच्चों मैं वही चीज समझा रहा हूं, अगर आपका मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन हो जाता है, MBBS आपको सबको मिल जाता है, आप कोई पहुंचा KGMC, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज कानपुर, KGMC, और आपके बैच में, आपकी क्लास में जो स्टूडेंट हैं वो भी आपके जैसे नेचर के हैं, जैसी आपकी नेचर है वैसी ही उनकी नेचर है, तो आपकी दोस्ती आसानी से हो जाएगी या दोस्ती करने में मुश्किल होगी? आसानी से होगी। तो एक कंसेप्ट आएगा लाइक डिसॉल्व लाइक, जो जैसा है वो वैसे में घुल मिल जाएगा। यस सर, पोलर डिसॉल्व्स पोलर, नॉन पोलर नॉन पोलर। ठीक है, तो अगर कोई एलिमेंट ऐसा है जिसका जो साइज है दूसरे एलिमेंट का भी साइज अगर कंपेरेबल हो, कंपेरेबल का मतलब बराबर या लगभग बराबर हो, जी सर, तो वो आपस में एक को हटाकर दूसरा उसकी जगह बैठ जाएगा क्रिस्टलाइन लैटिस में। यस सर। कॉपर की बात करें, कॉपर क्यूबिकल सिस्टम बनाता है, तो वहां पर क्यूबिकल सिस्टम में कॉपर हट गया उसकी जगह गोल्ड आ गया, गोल्ड हट गया उसकी जगह कॉपर आ गया, तो सबका साइज कंपेरेबल है, तो एक दूसरे को रिप्लेस करेंगे। यस सर। और 3D क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर फिर से फॉर्म कर लेंगे। हम्म। तो चूंकि कंपेरेबल साइज होता है इसलिए वो क्या करते हैं, आसानी से
मिक्स Alloy हो form जाते हैं, करते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं और एलॉय फॉर्म करते हैं। ओके सर। ठीक है, बिल्कुल बच्चे, रंजीत बिल्कुल सही आंसर। नो यस पढ़ा है। D block elements forms alloy due to comparable size. Due to comparable size of element, so that they easily replaces atoms. Easily replaces atoms from lattice point. From lattice point. Replaces atoms from lattice point. Replaces atoms from lattice point in crystalline structure. In crystalline structure. Having similar type of arrangement. Having similar type of arrangements. For example, brass, bronze, brass, bronze, gunmetal, shoulder, ये स्टील हेट्रोजीनियस है क्या मिक्सचर? क्या बच्चे? स्टील। स्टील भी है, स्टील। सर ये देखिए सोल्डर जैसे यूज होता है, सोल्डर। शोल्डर कहाँ यूज होता है बच्चे? आपने वो देखी है इलेक्ट्रॉनिक प्लेट्स? इलेक्ट्रॉनिक प्लेट्स वो जो टीवी में आपके कंप्यूटर में अंदर प्लेट लगी होती है जिसमें बहुत सारे ट्रांजिस्टर, मदरबोर्ड बिल्कुल देखे हैं। यस सर। तो उसमें बहुत सारे छोटी छोटी डिवाइस लगी होती हैं। वो कह रहे हो सोल्डिंग वायर जो होती है, वो कह रहे हो आप? हाँ बच्चे, वो सोल्डिंग। ओके सर। गन मेटल बंदूक में यूज करते हैं रियल? क्या? गन मेटल जो ये वही मेटल है जो मतलब पिस्टन वगैरह में यूज करते हैं? हाँ बच्चे, वो पिस्टन वगैरह में यूज करते हैं। ओके सर। ब्रास होता है बच्चे कॉपर प्लस जिंक, ब्रॉन्ज होता है कॉपर प्लस टिन SN, और इसमें थोड़ा बहुत परसेंट जिंक का भी होता है। बच्चों ब्रॉन्ज को बेल मेटल भी बोलते हैं। घंटी बनाते हैं इससे? क्या? घंटी, जो मंदिरों में घंटी और घंटे होते हैं ना, सर वही पूछ रहा हूँ, घंटी बनाते हैं? हाँ ओके। बच्चे, इसमें जिंक का परसेंटेज बहुत कम होता है। अगर आपको कहीं दिया हो बहुत फ्रैक्शनल परसेंटेज कंसीडर करना, अदरवाइज इसको स्किप कर देना। ओके सर। मेनली इसमें कॉपर और टिन होता है। ठीक है, गन मेटल में तीनों होते हैं, कॉपर भी होगा, जिंक भी होगा, टिन भी होगा, SN भी होगा। शोल्डर में बच्चों एक बार चेक कर लेना, PB और SN होता है, लेकिन मैं श्योर नहीं हूं, एक बार फिर भी चेक कर लेना। एक बार चेक कर लेना, PB और SN होता है। स्टील में Fe के साथ कार्बन होता है और साथ में निकेल या सोल्डिंग वायर टिन और लेड का होता है। टिन और लेड का होता है ना, बस। सही लिखा। मतलब मैं श्योर नहीं था, गलती हो इससे अच्छा है मैंने तुम्हें बोल दिया था, चेक कर लेना। जी सर। शोल्डर की एक बच्चों क्वालिटी होती है, इसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। जी सर।
बच्चों एलॉय फॉर्मेशन करने से हमें कुछ चीजों का फायदा होता है, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी और रिएक्टिविटी मॉडिफाई हो जाती है एलिमेंट्स की। जी सर। ठीक है, तो जहां जैसी जरूरत होती है वहां हम ऐसा काम कर लेते हैं। स्ट्रेंथ में भी चेंज आता है। जैसे अगर हम गोल्ड की बात करते हैं तो गोल्ड जो प्योर गोल्ड है वो बहुत सॉफ्ट होता है, तो यस सर। इम्प्योरिटी इसलिए मिलाई जाती है जिससे कि उसकी Ductile होता सॉफ्टनेस है। खत्म हो जाए, ऑर्नामेंट खराब ना हो, शेप खराब ना हो उसका। जी सर। तो एलॉय फॉर्मेशन किस किस के लिए होती है? फिजिकल प्रॉपर्टीज में और केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज के लिए। स्टेनलेस स्टील, हाँ बच्चे वो स्टील, स्टेनलेस स्टील उसी की अलग अलग चीजें हैं वो। वो स्टेनलेस बनाने के लिए उसके ऊपर कोई प्लेटिंग करता है ना किसी बच्चे उसमें नाइक्रोम की प्लेटिंग करी जाती है, क्रोमियम क्रोम एलॉय की प्लेटिंग करी जाती है, तो अलग अलग करते हैं जैसी जरूरत होती है। जी सर। ठीक है बच्चे, स्टेनलेस क्यों कर रहे हैं? सर रिएक्ट नहीं करता होगा ना, और स्टेनलेस मतलब उसमें जंग नहीं लगता। स्टेन्स फॉर्म ना हो, स्टेन्स फॉर्म ना हो। स्टेन क्या मतलब है? रस्ट, रस्ट की वजह से उसकी सरफेस खराब ना हो, जंग नहीं तो लगता। उसके ऊपर बच्चों ये कॉपर नहीं है, निकल कैडमियम है, सीडी, निकल और कैडमियम। तो निकल कैडमियम की, निकल टंगस्टन की, अलग अलग चीजों की जैसी जरूरत होती है वैसी हम उसके ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी कर देते हैं या उसी के अंदर मिला देते हैं। ठीक है जी सर। जैसे फ्री फ्रॉम स्ट्रेन्स, बिल्कुल बिल्कुल। और बच्चों जैसे जब किसी की बोन टूट जाती है तो उनके कुछ लोगों के बॉडी में वो डालनी पड़ती है ना, मेटल प्लेट्स, रॉड्स, यस सर। तो वो भी स्टेनलेस स्टील की होती है, लेकिन उसमें थोड़ा टाइटेनियम होता है, यस सर। लेकिन उसमें कार्बन कंटेंट कम होता है। तो वो जैसी जरूरत होती है यूटिलिटी के हिसाब से एलॉय फॉर्म किए जाते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट एलॉय फॉर्मेशन के बाद बच्चों अब जरा सोचो, मेरे पास कुछ ये साइज के पार्टिकल्स हैं, तो क्या इनके बीच में कुछ खाली जगह रह गई या नहीं? खाली जगह रह गई। अगर ये कोई खाली जगह रह जाती है तो उस खाली जगह को मैं किसी और पार्टिकल से भर सकता हूं जो इस साइज का होगा। जी सर। इस खाली जगह को नाम क्या देंगे बच्चों? वाइड। इंटरस्टिशियल स्पेस। हाँ बच्चों बिल्कुल, वॉइड्स। तो अगर कोई पार्टिकल इस साइज का है कि वो इस वॉइड में जाकर बैठ सकता है, तो क्या करेगा बच्चों? वॉइड में चला जाएगा, बैठ जाएगा। ये बात तो समझ में आ गई। यस सर। पार्टिकल सब्सटेंस के वॉल्यूम में कोई चेंज आएगा? नो सर। डेंसिटी में कोई चेंज आएगा? यस सर, डेंसिटी बढ़ जाएगी। मास बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम सेम है, मास बढ़ जाएगा, मास बढ़ेगा। डेंसिटी बढ़ जाएगी। दूसरा बच्चों, ये वाला पार्टिकल एडजेसेंट पार्टिकल्स के साथ कुछ इंटरेक्शन करेगा, मेटेलिक या वंडरवॉल इंटरेक्शन। जी सर। तो स्ट्रेंथ क्या होगी? बढ़ेगी। बढ़ जाएगी, स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी तो इन एटम्स की जो वैलेंसी फ्री थी वो वैलेंसी क्या हो गई? एंगेज हो गई ना। यस सर। तो वैलेंसी अगर एंगेज हो गई, फ्री वैलेंसी नहीं है, तो इनकी रिएक्टिविटी घट जाएगी। घट जाएगी। स्ट्रेंथ यही होता है शायद स्टील में, है ना? क्या बच्चे? स्टील में यही होता है ना? स्टील में बच्चे दोनों चीजें होती हैं, कार्बन भी होता है ना, तो कार्बन वॉइड्स में चला जाता है। जी सर। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं, कुछ कंपाउंड ऐसे हैं, कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जो छोटे वाले पार्टिकल्स को वॉइड में रखकर बनाए जा रहे हैं। ऐसे सब्सटेंसेस को बोलते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड। इंटरस्टिशियल कंपाउंड। अब बच्चों क्या जरूरी है कि सारे के सारे वॉइड में ही पहुंचे? नहीं, ऐसा तो जरूरी नहीं है कि सारे वॉइड में ही हम रखें पार्टिकल। कुछ में हो सकता है, कुछ के खाली रह जाएंगे। तो ये रेशो जो होगा इंटरस्टिशियल साइड में पहुंचने वाले पार्टिकल्स का और बाहर वाले पार्टिकल्स का, बड़े वाले पार्टिकल्स का, क्या पार्टिकल्स का रेशो कांस्टेंट होगा या वेरिएबल होगा? वेरिएबल। इनका, इन वाले पार्टिकल्स का, येलो वाले पार्टिकल्स का और इस ग्रीन वाले पार्टिकल का रेशो
क्या थ्रू आउट द सिस्टम कांस्टेंट रहने वाला है? हर बार No, sir. सेम, जब भी मिलाएंगे तो हर बार सेम कंपोजिशन मिलेगा या No, sir. वेरिएबल हो जाएगा? वेरिएबल। वेरिएबल होगा। तो इनकी स्टोइशियोमेट्रिक रेशियो कांस्टेंट तो नहीं रहने वाला है। नो सर। तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड कैसे होंगे, स्टोइशियोमेट्रिक या नॉन स्टोइशियोमेट्रिक? नॉन स्टोइशियोमेट्रिक। सर हेटेरोजेनस होगा। बिल्कुल नॉन स्टोइशियोमेट्रिक। और जो नॉन स्टोइशियोमेट्रिक है वो क्या है? हेटेरोजेनस। हेटेरोजीनियस मिक्सचर। अब तुम इंटरस्टिशियल कंपाउंड में और एलॉय में क्लियर डिफरेंस बता सकते हो। इंटरस्टिशियल कंपाउंड हेटेरोजीनियस मिक्सचर है, जबकि एलॉय होमोजीनियस सॉल्यूशन। होमोजीनियस सॉल्यूशन, बिल्कुल। एक्चुअल डिफरेंस यही है बच्चों। ये भी दो चीजों को मिलाकर बनना है, वो भी दो चीजों को मिलाकर बनना है। ये हेटेरोजीनियस है, वो होमोजीनियस है। यस सर, वो कंपैरेबल साइज वाले थे और यहाँ पे अनइक्वल साइजेस। अनइक्वल साइज के। तो डी ब्लॉक एलिमेंट का साइज काफी बड़ा है, तो उनकी वॉइड में छोटे वाले पार्टिकल पहुंच जाएंगे। जी सर। तो लिखना बच्चों, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स having larger void size in which smaller particles like कौन कौन से हो सकते हैं? हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन। लाइक हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन एटसेट्रा can be placed larger void size in which smaller atoms, particles like hydrogen, carbon, nitrogen, etc. can be placed. Forming non-stoichiometric interstitial compounds. Forming non-stoichiometric interstitial compounds. सर एग्जांपल्स क्या बच्चे? सर कुछ एग्जांपल। एग्जाम्पल बच्चे, आपने हाइड्रोजन पढ़ा होगा, तो उसमें हाइड्राइड फॉर्म, हाइड्राइड पढ़े थे, मेटल हाइड्राइड्स। जी सर। तो इंटरस्टिशियल मेटल हाइड्राइड पढ़े थे। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक या इंटरस्टिशियल हाइड्राइड पढ़े थे या नहीं? नहीं ध्यान है? नहीं सर, बता दीजिए आप। अच्छा, जैसे टाइटेनियम का हाइड्राइड TiH, इसका जो रेशियो होगा वो वेरिएबल होगा। जैसे अगर ये 1 है तो 0.2 से लेकर 0.7 तक वेरिएबल हो सकता है। यस सर। तो ये नॉन स्टोइकियोमेट्रिक है, हमेशा अलग रेशियो है। यस सर, हाँ ये था। स्कैंडियम हाइड्राइड, टाइटेनियम हाइड्राइड। तो इसमें बच्चों मेटल है, तो मेटल के मोबाइल इलेक्ट्रॉन होंगे या नहीं? होंगे। अब इंटरस्टिशियल साइट में तो ये एटम कुछ जगह पहुंच गए हैं, लेकिन मोबाइल इलेक्ट्रॉन तो रहे ना इनके पास। जी सर। और मोबाइल इलेक्ट्रॉन की वजह से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी या नहीं? होगी। और पार्टिकल्स के वाइब्रेशन की वजह से थर्मल कंडक्टिविटी भी होगी। यस सर। तो दोनों चीजें रिटेन करेंगे या नहीं? इनकी मेटेलिक प्रॉपर्टी, वो मेटल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और थर्मल कंडक्टिविटी में कोई फर्क आ रहा है? नहीं। तो ये दीज कंपाउंड रिटेन देयर इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी, नेक्स्ट, इनकी रिएक्टिविटी क्या हो रही है बच्चों? डिक्रीज, रिएक्टिविटी डिक्रीजेस।
strength increases, strength increases, strength increases, and has high melting and boiling point, has high melting and boiling point. High melting and boiling point. बच्चों यहां पर नोट कर सकते हो, जनरली सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स, सेकंड पीरियड के एलिमेंट जाते हैं voids में, जनरली second period element occupied voids, generally second period element occupy voids. सर आपने कहा था कि आज निमोनिक बताओगे। निमोनिक, हाँ बच्चे एक मिनट, मैं वो देखता हूं, मैंने कहीं से कॉपी किया था, वो मैं देखकर बताता हूँ, एक मिनट होल्ड कर। लिख लिया बच्चों? जी सर। अच्छा बच्चों, मैं तुम्हें 101 से 110 तक के निमोनिक बता देता हूँ। ओके सर। 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110 एलिमेंट है बच्चों। ME, NO, LW। बच्चों जरा एनसीईआरटी में देखना, NO है या NB है? ये RF होना चाहिए, चेक कर लेना बच्चों आपके पास। सर 103 पे LR है, LW की जगह। LR है? बच्चों एलिमेंट बताते जाना मुझे। ओके सर। MENOLR, ये सही है? यस सर, ये सही है। हाँ सर वो MD है शायद, 101 MD। हाँ MD, MD NOLR। हाँ इसके बाद इसके बाद हम ढूंढता हूँ, नहीं इसके बाद का है ही नहीं सर, गिवन ही नहीं है एनसीईआरटी ये भी नहीं है। DUSESB होगा, SB भी नहीं होगा। 105 सर अगले पेज पे, इधर है, कहीं और है पीछे। 106, 104, 1 2 3 4। रदरफोर्डियम, यस सर। RF DB DB, SG SG, हाँ BH। BH, यस सर। फिर हाँ, HS HS, MT MT, DS DS, DS। बस बच्चे 110 तक के बता सकता हूँ। ओके सर। तो इसके बाद दो ही है बस, RG और CN है, जोड़ कुछ बना देंगे इससे भी।
देख लेना हाँ, बच्चों। ओके सर। अच्छा, इनके नाम मतलब कैसे याद करें? मेंडल, मेंडल कह लो या मेंडलीव कह लो, ओके सर। मेंडलीव या मेंडल। मेंडल कहेंगे सर, मेंडलीव में वी आ जाएगा एमडी। अच्छा, मेंडल, मेंडलीवियम होगा बच्चों, ये कंपाउंड, ये एलिमेंट जो होगा मेंडलीवियम होगा। ओके सर। मेंडल पाए नोबेल, नोबिलियम होगा बच्चों। ओके सर। इन लॉरेंस, लॉरेंस कोई जगह है, लॉरेंस में जाकर मेंडल को नोबेल मिला है। नोबेल पाए मेडल पाए नोबेल इन लॉरेंस, ठीक है। यस सर। रदरफोर्ड डूबे, सी में, ये रदरफोर्डियम है, ड्यूबियम है, सीबॉर्गियम है। रदरफोर्ड डूबे सी में, बोर हंस मत, हंस मत धर्मशाला में। सर लॉरेंस और विकास दुबे दोनों गैंगस्टर हैं। रंजीत तुझे बड़ी जानकारी है कौन कौन गैंगस्टर हैं। विकास दुबे तो नब गया बच्चे, अब उसका नाम कुछ नहीं बचा। लॉरेंस यूनिवर्सिटी है फेमस बच्चे, जैसे भी है, मतलब मुझे तो ये कहीं से मिला, किसी से बच्चे से ही मुझे मिला है, किसी बच्चे ने ही मुझे बताया कि सर ये इस तरह से मैंने याद कर रखा है। ठीक है, औरों के भी काम आ जाएगा। तो मैंने बस उससे निमोनिक मंगा लिया था, उसने मुझे भेज दिया, मैंने वो तुम्हें शेयर कर दिया है। थैंक्स टू माय स्टूडेंट कि उन्होंने तुम्हारे लिए इतनी हेल्प की। जी सर। बच्चों नोट कर लेना। डन बच्चों? डन बच्चों, नोट कर लिया? लिख रहे हैं सर। रिपीट कर दूं बच्चन, बच्चे मेंडल पाए नोबेल इन लॉरेंस, रदरफोर्ड डूबे सी में, बोर हंस मत धर्मशाला में। हो गया सर। क्लियर बच्चे? रंजीत, मेंडल पाए नोबेल इन लॉरेंस, रदरफोर्ड डूबे सी में, बोर हंस मत धर्मशाला में। और हो सकता है तुम इससे अच्छी कोई बना लो तो मुझे शेयर कर देना, मैं आगे बच्चों को वो वाली शेयर कर दूंगा, तुम्हें अगर लगता है कोई और इसका मॉडिफाइड वर्जन हो सकता है तो।
ठीक है बच्चों? यस सर, हो गया। ओके चलो, अब बच्चों नेक्स्ट बात करते हैं हम KMnO4 की। बच्चों एक नाम है पायरोल्यूसाइड। पायरोल्यूसाइड, पायरोल्यूसाइड जो है ये है ओर ऑफ Mn, मैंगनीज का ओर है, और इसमें कंपाउंड जो एलिमेंट प्रेजेंट होता है वो प्रेजेंट होता है MnO2 के फॉर्म में। किसके फॉर्म में प्रेजेंट होता है ये? MnO2 के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो बच्चों आपको दो चीजें काम की मिल गई, एक तो पायरोल्यूसाइड में क्या होता है? MnO2 होता है, और दूसरा ये किसका ओर है? वो Mn का है। ठीक है, तो मेटलर्जी जब हम पढ़ेंगे तो मेटलर्जी में हमारा ये काम नहीं होगा कि हम Mn का ओर याद करें, ऑलरेडी हमने यहाँ डिस्कस कर लिया है। ओके सर। ठीक है, तो KMnO4 के सबसे पहले हम देखते हैं प्रिपरेशन कैसे करें। ये बच्चों मैंने पायरोल्यूसाइड नाम जो लिया है वो इसीलिए लिया है क्योंकि पायरोल्यूसाइड से KMnO4 को प्रिपेयर किया जाता है। कैसे प्रिपेयर करते हैं? पायरोल्यूसाइड में MnO4 होता है, सॉरी MnO2 होता है। MnO2 को हम फ्यूज करते हैं, फ्यूज्ड विद KOH। KOH के साथ हम फ्यूज कर रहे हैं, फ्यूज कर रहा है मतलब मेल्ट करा रहे हैं। तो मोल्टेड स्टेट में MnO2 KOH के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। किसकी प्रेजेंस में करा रहे हैं बच्चों? एयर की प्रेजेंस में या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम जो यूज कर सकते हैं वो है KNO3। बच्चों जरा देखना एनसीईआरटी में KNO3 लिखा है या KClO3 लिखा है? ये सर। KNO3 ऑक्सीडाइजिंग। बच्चों KNO3 हम क्यों ले रहे हैं जरा समझना। जो KNO3 है, अगर हम KNO3 को हीट करते हैं तो ये डिकम्पोज होकर बनाता है ट्वाइस KNO2 प्लस O2, ऑक्सीजन देता है। तो ये ऑक्सीडाइज करने का काम करता है। ठीक है, अब यहां पर इस वाली स्टेप में हमें जो मिलेगा वो मिलेगा MnO4 2 माइनस मैग्नेट आयन। रिएक्शन क्या होगी बच्चों, जरा रिएक्शन समझ लो। हमने क्या रिएक्शन, किसकी रिएक्शन कराई है? MnO2 की, प्लस ट्वाइस KOH प्लस हाफ O2। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ऑक्सीजन देगा, या एयर है तो ऑक्सीजन मिलेगी। क्या मिल गया हमें? K2MnO4 प्लस H2। रिएक्शन ये होगी। पहला काम हो गया, मैग्नेट ये पायरोल्यूसाइड या MnO2 को हमने किसमें कर लिया? पोटेशियम मैग्नेट में कन्वर्ट कर लिया। पोटेशियम मैग्नेट में कन्वर्ट कर दिया। बच्चों पहले ये नोट कर लेना रिएक्शन, फिर दूसरी रिएक्शन बताता हूं इसकी। पोटेशियम मैग्नेट को परमैग्नेट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। रिएक्शन नोट कर लो बच्चों, ये वाली किताब में तो लिखी है, ये रिएक्शन नहीं लिखी होगी। हो गया सर।
अब दूसरे स्टेप में क्या होगा, ये जो हमारे पास MnO4 2- मैग्नेट आयन है, ये एसिड से ट्रीट किए जाएंगे। एसिड से, एसिड के साथ ट्रीट करने पर ये क्या देंगे, MnO4-। एसिडिक मीडियम में परमैग्नेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिडिक मीडियम में ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, परमैग्नेट मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों? यस सर। अच्छा, अब इसकी रिएक्शन क्या होगी, K2MnO4 प्लस twice H2SO4 gives twice KMnO4 plus MnO2 plus twice K2SO4 plus twice H2। रंजीत सर, मैग्नेट ग्रीन कलर का होता, हाँ बच्चे, ये मैग्नेट आयन जो होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं। एक्वस सॉल्यूशन में ये ग्रीन कलर का होता है और ये पिंक कलर का होता है एक्वस मीडियम में, पिंक और पर्पल। और बच्चों ये वाली जो रिएक्शन लिखी है ना मैंने, सेकंड वाली, ये रिवर्सिबल टाइप की है। एसिडिक मीडियम में क्या हो रहा है, मैग्नेट परमैग्नेट में कन्वर्ट हो रहा है, और बेसिक मीडियम में इसका रिवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बेसिक मीडियम में परमैग्नेट मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है? यस सर। तो बच्चों ये आज का यहाँ पार्ट में यहीं रोक रहा हूं, कल इसकी KMnO4 की रिएक्शंस देखेंगे और K2CR2O7 को पढ़ेंगे। ओके सर। ठीक है बच्चों? चलो खुश रहो, मस्त रहो बच्चों। थैंक यू सर। वेलकम Thank you, बच्चों, sir. वेलकम बच्चों।